ये किसका? चलिए हम लोग जो है देखिए एलटी ग्रेड केमिस्ट्री का जो सिलेबस है इसमें एलटी ग्रेड जो भर्ती होती है, जो टीचर होते हैं, इनको सहायक अध्यापक कहा जाता है। सहायक अध्यापक, ठीक है ना, असिस्टेंट टीचर। और ये राजकीय विद्यालयों में होते हैं। राजकीय विद्यालय, राजकीय का मतलब कि जिनका निर्माण और संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करती है, न कि कोई मैनेजर। और इसकी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। लोक सेवा आयोग, ठीक है जी। कोई डाउट? बहुत लोग डाउट में रहते हैं। एक होते हैं टीजीटी, टीजीटी साइंस। इसमें टीजीटी साइंस ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये एडेड कॉलेज में अपने यहाँ होते हैं। एडेड कॉलेज के जो टीचर होते हैं वो टीजीटी होते हैं। इनका जो भर्ती होती है, इनका विद्यालय का निर्माण और संचालन मैनेजर करता है, प्रबंधक करता है। इसका जो है, जो भर्ती है वो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग ये अलग है, जो आप जहाँ आप लोग धरना देते हैं, आयोग करता है, ठीक है। दोनों का सिलेबस अलग अलग है, दोनों के क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो टीजीटी का सिलेबस है वो अलग है काफ़ी कुछ, एलटी का अलग, पूरे चैप्टर ही अलग है। और अगर चैप्टर कॉमन है तो अंदर के टॉपिक में डिफरेंस है। टॉपिक सेम है तो जो उसकी डेप्थ है, पढ़ाई का लेवल है, हाई स्कूल लेवल का, इंटर लेवल का या बीएससी लेवल का। आप बोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं या वो इंटर लेवल पे भी होता है, बीएससी लेवल पे भी होता है, लेकिन दोनों की जो गहराई है वो अलग अलग हो जाती है। दूसरा, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है एलटी ग्रेड का, वो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो पहले पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में आता था। और यही कारण था कि पिछली बार जो बच्चे थे वो कहीं न कहीं से मिसगाइड थे। बच्चे हम लोगों की बात कम मानते हैं, दूसरों की बात ज़्यादा मानते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो, जबकि आप पिछले साल का हमने वीडियो जो पढ़ाया है पिछले साल, उनके नोट्स और वीडियो लेके देखेंगे तो सारे सवाल उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे ज़्यादातर ये गलती कर गए कि जो उस समय 2 टीजीटी के परीक्षाएं तुरंत जो पीछे हुई थी उनमें बड़ा सामान्य सवाल आए थे, लूसेंट टाइप का, सामान्य ज्ञान के, लूसेंट सामान्य ज्ञान से। तो बच्चे उसी को बेस मान करके उसी हिसाब से पढ़ते रहे और अंत में केवल 84 बच्चे चयनित हुए, 80 लड़के और 4 लड़कियां, बाकी 1000 सीट, लगभग 900 सीट खाली गई आपकी, योग्य बच्चे नहीं मिले। कारण क्या है? कोई भी लोक सेवा आयोग अगर है, चाहे आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली हो, किसी भी लोक सेवा आयोग में आप चयनित होने के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि आपके अंक 40% से कम है तो आपको अयोग्य करार देकर के बाहर कर दिया जाता है। लेकिन माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड जो अभी पिछले साल तक चलता था, शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के पहले, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए वहाँ लोग चयनित हो जाते थे और यहाँ सब क्या हो गए, बाहर हो गए, ठीक है ना। तो आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से रखनी है। और ये अभी भी मेरी गारंटी कि हम जितना पढ़ाएंगे उसके बाहर कहीं कुछ नहीं आना है, आपको बाहर नहीं बहुत जाना है। हम जो पढ़ाते हैं वो पर्याप्त से ज़्यादा होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोर्स आपका एग्ज़ाम
एग्जाम जो कैलेंडर दिया था, अभी लोक सेवा आयोग ने एग्जाम की कोई डेट नहीं दिया है। 28 जुलाई से आपका फॉर्म भरा जाना है और 28 अगस्त तक 1 महीने फॉर्म भरने की डेट दिए हैं। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने का आयोग का कैलेंडर जारी होता है। तो संभावना है दिसंबर में कोई जगह रिक्त छोड़े हैं, 2-12 कुछ जो भी है, दिसंबर में कुछ रिक्त जगह छोड़े हैं कि इसी डेट में हम एलटी का एग्जाम फिट कर देंगे। लेकिन एलटी की विज्ञापन आने में काफ़ी देर हो गया है। समय से विज्ञापन आया होता तो पर्याप्त टाइम तक सेट हो जाता। तो अब 2 चीज़ें हैं, या तो उसी पे हो और या तो फिर अगला जो कैलेंडर आएगा जनवरी से जून तक वाले में ये कोई जगह इस विज्ञापन की परीक्षा को दे। समझ रहे हैं? तो हम लोग बहरहाल नवंबर का लक्ष्य बना के चलेंगे कि नवंबर तक हम अपना कोर्स ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगर टाइम ज़्यादा मिलता है तो फिर आप लोग पढ़ते रहिएगा, नहीं मिलता है तो नवंबर में एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है? फिर अब की सुनने में आ रहा है कि प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे, तो प्री मेंस 2 होंगे तो मेंस के लिए भी 2-3 महीने का समय आपको मिलेगा। फिर उसमें मेंस के हिसाब से अगली तैयारी की जाएगी। ठीक है ना? चलिए, सिलेबस सबके पास है। आपके सिलेबस में पहला चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। ठीक है? सब शामिल है, जीएस और वो सब शामिल है, सब मिला करके 40% अंक। तो कितने सवाल आते थे साइंस के? 120 और 120 प्लस 30, कुल 150 सवाल आपको आते हैं। ये सब्जेक्ट का है और ये जीएस का है। अभी आप जीएस 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाता है। वैसे जो बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं, रहने वाले हैं पहले से, वो बहुत जीएस अपने से तैयार रखते हैं, बहुत नहीं पढ़ते। लेकिन आप लोग एक पढ़ना चाहेंगे तो सारे बच्चों को मिला करके जीएस की 1.5-2 महीने की क्लास चला दी जाएगी और सबका ख़त्म करा दिया जाएगा। ठीक है? अभी बहरहाल सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए, जीएस अपने से कुछ देखते रहिएगा, कुछ स्थिति स्पष्ट हो तो जीएस पढ़वा दिया जाएगा। अब आते हैं, पहला चैप्टर आपके सिलेबस का है सामान्य कार्बनिक रसायन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सामान्य कार्बनिक रसायन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन या परासंयुग्मन। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन यह जो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का एक जगह से दूसरी जगह डिलोकलाइजेशन यानी विस्थापन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक काल्पनिक रासायनिक परिघटना है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक काल्पनिक रासायनिक परिघटना है। ये इसकी कल्पना हम करते हैं, रियल में हम इसको एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यह एक काल्पनिक रासायनिक परिघटना है जिसको बेकर और नाथन नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले देखा था। इसलिए इस प्रभाव को हम बेकर नाथन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट, काल्पनिक रासायनिक परिघटना, काल्पनिक रासायनिक परिघटना। कल से हिंदी इंग्लिश दोनों अलग करेंगे, आज अभी एक साथ पढ़ लीजिए, ठीक है ना? कल से दोनों अलग कर देंगे। कल जो हिंदी वाले हैं पहले फिजिक्स पढ़ेंगे तब केमिस्ट्री, और इंग्लिश वाले पहले केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब फिजिक्स, ठीक है ना? आज अभी एक साथ पढ़ लीजिए। काल्पनिक रासायनिक परिघटना बेकर तथा नाथन द्वारा बेकर तथा नाथन द्वारा सर्वप्रथम अवलोकित किया गया।
किया गया। अतः इसे बेकर एंड नाथन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बेकर एंड नाथन प्रभाव। बेकर तथा नाथन प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का डिलोकलाइजेशन, एक तरफ से दूसरी तरफ प्रवाह। ठीक है, जैसे आप किसी बर्तन में पानी भरा हो, चौड़ा बर्तन हो, और पानी समान रूप से पूरा एक समान तल उसका है। आप जिस गाड़ी पे रखा है, जिस बर्तन में, उसको ऐसे ऐसे हल्का आगे पीछे घुमा हिला दीजिए तो पानी किसी एक तरफ भागता है, फिर इधर भागता है। ठीक है, ऐसा नहीं उधर भागे रहेगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर भागता है, लहराता है ऐसे ऐसे। आप बर्तन को इधर उधर करिए तो ना, या फिर अगर आप तेजी से चल रहे हैं तो पानी पीछे की तरफ भागा, स्पीड कम किया तो फिर आगे की तरफ भाग गया। तो ठीक उसी को हम डिलोकलाइजेशन कहते हैं। इधर आवागमन उसका इधर उधर होता रहता है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म का डिलोकलाइजेशन किसी भी तरफ, लेकिन डिलोकलाइजेशन हम अनुनाद में पढ़ा करते थे, रिजोनेंस में, अनुनाद में, कि इलेक्ट्रॉन युग्म का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। अब अनुनाद और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन एक प्रकार का अनुनाद ही है। अनुनाद में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का डिलोकलाइजेशन होता है, और इसमें क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, इसमें पाई नहीं बल्कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन। तो ये क्लासिकल जो रेजोनेंस है उससे अलग है। हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन युग्म जो अनुनाद है या इंडक्टिव इफेक्ट है, हम कहें प्रेरण प्रभाव, उसमें भी इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ भागते हैं और इसमें भी भागते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पेयर में एक तरफ पूर्ण रूप से जा रहा है फिर वापस आ रहा है। इसमें रेजोनेंस की तरह कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन युग्म का और फिर वापस आता है। तो हम कहें कि अनुनाद की तरह हाइपर कॉन्जुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन युग्म का डिलोकलाइजेशन होता है, अर्थात यह एक प्रकार का अनुनाद होता है। लेकिन उसके पहले हम ये लिखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होता है? डिलोकलाइजेशन। ठीक है ना? किस सिस्टम में? ऐसे निकाय में जहां डबल बॉन्ड या पी ऑर्बिटल हो या वैकेंट पाई बॉन्ड हो या पी ऑर्बिटल हो, उसके बगल वाले कार्बन पर एक मिटा देना हाइड्रोजन हो। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन युग्म का डिलोकलाइजेशन, जैसे कहीं पे डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है यहां पर, या फिर कहीं पर जो है यहां पर वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यहां धन आवेश है, इस पे एक रिक्त पी कक्षक होता है। ठीक है, तो देखिए पाई बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर कोई सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में आता है। यहां पर देखिए, अब कहेंगे कि पाई बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, कहां से आ गया? पाई बॉन्ड जब बनता है तो 2 तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग खाली होता है। तो यहां पर ये तो पाई बॉन्डिंग है, इसके पास एक पाई एंटी बॉन्डिंग है, पाई एंटी बॉन्डिंग।
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस पाई एंटी बॉन्डिंग को देता है, ठीक है। और जब इसको देगा ये बॉन्डिंग में बदलेगा तो ये टूट के इधर चला जाता है, ठीक है। जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आता है ये टूट के इधर जाएगा तो ये एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग में बदल जाता है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वैकेंट p ऑर्बिटल में जा रहा है, रिक्त p कक्षक में, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ऐसा भी देखा गया है कि ये एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री रेडिकल है, अगर कहीं पर फ्री रेडिकल है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ये बॉन्ड समविदलन करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करता है, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल के रूप में अलग हो जाता है। अब देखें ऐसा भी देखने को मिलता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन पाई अथवा p ऑर्बिटल में, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, पहली चीज। दूसरी चीज यह जो है क्लासिकल रिजोनेंस, जो पुराना अनुनाद है, यह एक प्रकार का अनुनाद ही है, बट यह क्लासिकल अनुनाद से अलग होता है। अनुनाद में पाई अथवा p इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है और इसमें किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को हम सिग्मा पाई रिजोनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा पाई रिजोनेंस। तो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का पाई अथवा p या p कक्षकों में, p ऑर्बिटल्स में डिलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? जिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा वो सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है। इस परिघटना में सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है, ये लिख लीजिए। इस परिघटना में सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है, अतः इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको किस नाम से जानते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस। ध्यान देंगे, कोई बॉन्ड नहीं रहता, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं। 10 मिनट में नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है, अतः इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ये इधर जाएगा ना तो ये बॉन्ड क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रह जाता, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ठीक ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। अगला देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है यह क्लासिकल परंपरागत, यह एक प्रकार का अनुनाद ही है, किंतु यह क्लासिकल अनुनाद से अलग होता है। अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन पाई और अथवा p कक्षक में होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको हम सिग्मा पाई रेजोनेंस, इधर सिग्मा बॉन्ड इधर पाई बॉन्ड, पाई पाई नहीं सिग्मा पाई। अनुनाद में क्या होता है, पाई पाई या पाई पी, यहाँ पे सिग्मा पाई या सिग्मा पी। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट मिटा दें, कोई डाउट हो तो बताइएगा। इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है तो उसके जो बगल वाला कार्बन है उस पर जो है एक पाई होना चाहिए या p कक्षक होना चाहिए, यह है
हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लासिकल रिजोनेंस से अलग परिघटना है। क्लासिकल रिजोनेंस अनुनाद, हाइपर कॉन्जुगेशन एक प्रकार का अनुनाद है। किंतु यह क्लासिकल रिजोनेंस जो परंपरागत अनुनाद है उससे अलग होता है। क्लासिकल का मतलब परंपरागत, रिजोनेंस पुरानी पद्धति वाले, जैसे क्लासिकल सॉन्ग होता है, क्लासिकल डांस होता है, पुराने क्लासिकल रिजोनेंस से अलग होता है। इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज होकर के पाई अथवा पी ऑर्बिटल में जाता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म पाई अथवा पी ऑर्बिटल, पाई में पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग अथवा पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज आता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस। तो बेकर-नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस और तीसरा सिग्मा पाई रेजोनेंस, तीन अलग अलग इसके उपनाम हैं। सिग्मा पाई रेजोनेंस कहा जाता है। कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म पाई अथवा पी ऑर्बिटल में, इसलिए इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस, ठीक है, सिग्मा पाई रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। कितने लोग आज पहले ही दिन है क्लास में, 1 2 लोग, 3 लोग। मिटा दे। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में जैसे ये जो है, ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड। इसका पाई एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होता है, एक पाई बॉन्डिंग होता है, एक पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन युग्म किसमें जाता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में, और इस प्रकार से यहाँ H प्लस और ठीक है, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रॉन युग्म, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म आगे जा रहा है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दिया जाता है, बॉन्डिंग में नहीं। इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और
और दूसरा जो है, अगर यहाँ कोई ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे क्लोरीन है तो ये इधर जाता है, ये इधर आता है। इसको हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। रिवर्स वापस आ गया ना, इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें आगे बढ़ रहा था, इसमें पीछे, तो इसको हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नाम दिया। हाइपर कॉन्जुगेशन और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वापस आता है। इसमें इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है। यहाँ धन आवेश हो जा रहा है, यहाँ ऋण था, यहाँ धन हो गया। लेकिन बॉन्ड यहाँ पे भी टूट रहा है, सिग्मा पाई ऑर्बिटल यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट, नो बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन ही है, बस उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, चलिए अब हमें थ्योरी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। लेकिन हाँ Cl माइनस दिखाएंगे, लेकिन कोई बांध नहीं रखेंगे। तो इसको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ गया, यहाँ तो दिखना चाहिए ना। यहाँ कोई बांध नहीं है, इसलिए नो बांध। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया चला गया फिर ये जुड़ जाएगा, इधर वाला टूटेगा, इधर फिर जुड़ेगा, इधर वाला टूटेगा, एक एक करके तीनों जुड़ते टूटते रहते हैं अलग। दो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। हर डीलोकलाइजेशन में 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाते हैं, दोनों इधर। वो अलग एक एग्जाम्पल। ठीक है ना, वो अलग एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, वो अलग केस है, वहाँ पेयर में नहीं है। चलिए इसी पे इंट्रोडक्शन तक मैंने कहा था, आज इसी पे रोकते हैं। कल से आपकी दोनों क्लास होगी। आज तो क्लास मैं बंद करने को था, कुछ व्यस्तता है, आज हो गई है। तो कल जिनको इंग्लिश में लिखना है वो 9 बजे केमिस्ट्री में आएंगे, और जिनको हिंदी में लिखना है 9 बजे वो केमिस्ट्री में आएंगे, और जिनको हिंदी में लिखना है वो 9 बजे फिजिक्स में जाएंगे। इंग्लिश वाले यहाँ और हिंदी वाले फिजिक्स में। 10 बजे फिर इंग्लिश वाले फिजिक्स में चले जाएंगे, हिंदी वाले केमिस्ट्री में। ध्यान देंगे, बच्चे कहते हैं सर मेरा तो फिजिक्स छूट जाएगा। एक आपका 9 बजे क्लास है, एक 10 बजे से है। तो आप यहाँ अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ फिजिक्स पढ़ेंगे ये बच्चे इंग्लिश वाले, और हिंदी में जिनको लिखना है यहाँ 9 बजे फिजिक्स पढ़ेंगे, 10 बजे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, ये कहीं से कोई डाउट ना हो। ये बहुत बच्चे कहते हैं वहाँ तो एक साथ पढ़ाया जाता है, हमारा एक पढ़ते हैं तो एक छूटता है। जिनको इंग्लिश में लिखना है, पढ़ाया तो हिंदी में ही दोनों बैच में जाता है, लिखने का काम। जिसको इंग्लिश में लिखना है पहले 9 बजे केमिस्ट्री पढ़ेगा, फिर फिजिक्स में जाएगा। ठीक है, और जिसको हिंदी में लिखना है पहले 9 बजे फिजिक्स पढ़ के तब केमिस्ट्री में आएगा। समझ पाए कि नहीं? अलग चले सेम चले उससे मतलब नहीं है। आपको अगर 9 बजे इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है ना, 9 बजे इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो पहले 9 बजे केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा और फिर 10 बजे फिजिक्स में आइएगा। अगर हिंदी में पढ़ना है, जिसको पहले 9 बजे फिजिक्स में जाएगा, 10 बजे केमिस्ट्री, एक ही बैच को ज्वाइन करिए। या तो हिंदी वाले में पढ़िए, या तो आप 9 बजे केमिस्ट्री 10 बजे फिजिक्स पढ़िए, या 9 बजे फिजिक्स 10 बजे केमिस्ट्री पढ़िए। कोई एक बैच, ये 2 बैचेज हैं, 2 बैचेज अलग अलग हैं। ठीक है ना, आप चाहो कि आप ही दोनों में पढ़ो तो फिर कैसे होगा, एक तो छोड़ने पड़ेगा। 2 बैचेज हैं, पैरेलल चलते हैं, एक ऊपर 9 बजे चल रहा है, एक हम यहाँ शुरू किए हैं। फिर टीचर बदल जाते हैं, बच्चे बदल जाते हैं। समझ आए ना? समझ पाए कि नहीं मेरी बात को? लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हमारा एक विषय छूट रहा है। यहाँ तो हम एक पढ़ेंगे तो दूसरा कैसे पढ़ पाएंगे?
ये आपकी समस्या आती है। 2 बैचेज चलते हैं पैरेलल, आप किसी एक में पढ़िए, चाहे इसमें पढ़िए चाहे उसमें पढ़िए। आप दोनों में बैठना चाहेंगे एक साथ तो फिर कैसे बैठ पाएंगे? ठीक है ना। अगर आप 9 बजे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिजिक्स 10 बजे पढ़ेंगे, और अगर आप 9 बजे फिजिक्स पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री 10 बजे पढ़ेंगे। आप सोचिए कि 9 से 10 केमिस्ट्री पढ़ लें, 10 से 11 केमिस्ट्री पढ़ लें, तो फिजिक्स तो आपको छूटेगा। एक बैच में कोई पढ़ेंगे। चलिए कल हम लोग मिलते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।